Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे सामने कक्षा 6 की इतिहास की किताब का एक अध्याय है, अशोक वो सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। पहली नजर में तो ये एक बच्चे की कहानी लगती है, एक राजा, एक भयानक युद्ध और फिर उसका हृदय परिवर्तन। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये अध्याय ही नहीं है, हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न पत्र भी हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ अशोक की कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक सामान्य सा दिखने वाला अध्याय सिविल सेवा परीक्षा जैसे जटिल इम्तिहान के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें ये देखना है कि परीक्षक इन बुनियादी बातों से कैसे गहरे और विश्लेषणात्मक सवाल बनाते हैं। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि यूपीएससी तथ्यों से ज्यादा अवधारणाओं पर, मतलब कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान केंद्रित करता है। अशोक कौन था, ये जानने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि उसका साम्राज्य कैसा था, उसका धम्म क्या था और उसकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ, वो भी तो अशोक की ही देन है। ये दिखाता है कि इतिहास कितना जीवंत है। इस चर्चा में हम इन्हीं परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। तो चलिए पहले कहानी की नींव रखते हैं। मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी और चाणक्य ने उनकी सहायता की थी। अशोक इस वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि उसका राज्य एक साम्राज्य था जो राज्यों से बड़ा होता है। और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। एक साम्राज्य को चलाने के लिए संसाधन बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, इसका प्रशासन भी ज्यादा जटिल होता है। और मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन जैसे कई प्रमुख शहर थे। तक्षशिला तो समझिए उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का प्रवेश द्वार था। और उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर था। दोनों ही बहुत स्ट्रेटेजिक थे। तो इतने बड़े साम्राज्य पर प्रशासन कैसे होता था? क्या हर जगह एक ही तरह का नियंत्रण था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही मौर्य प्रशासन की सबसे दिलचस्प बात है। साम्राज्य के हर हिस्से पर एक जैसा नियंत्रण नहीं था। देखिए, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे, उन पर तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अधिकारी वहां नियमित रूप से कर वसूलते थे। ठीक है, ये तो राजधानी की बात हुई। दूर के इलाकों का क्या, जैसे तक्षशिला और उज्जैन? हाँ, तो तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर अक्सर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। वहां स्थानीय नियमों का भी ध्यान रखा जाता था, लेकिन मोटे तौर पर नियंत्रण केंद्र से ही होता था। और फिर थे जंगल वाले इलाके। अच्छा। वहां से मौर्य अधिकारी सीधे टैक्स नहीं लेते थे। वे हाथी, लकड़ी और मोम जैसी चीजें ट्रिब्यूट के रूप में, मतलब नजराने के तौर पर लेते थे। तो ये एक यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि एक बहुत ही विविध प्रशासनिक व्यवस्था थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, कलिंग का युद्ध। कलिंग, जो आज के तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने इसे जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन कहते हैं कि युद्ध की हिंसा और खून खराबे ने उसे पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। और इसका सबूत हमें उसके एक शिलालेख से मिलता है। उसने खुद लिखवाया, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह इतिहास में अनोखा है। मतलब एक राजा जो युद्ध जीतने के बाद विजय का ही त्याग कर दे। ये सिर्फ एक भावनात्मक बदलाव तो नहीं रहा होगा, इसका कोई राजनीतिक या प्रशासनिक असर भी हुआ होगा। हाँ, और यहीं से धम्म की अवधारणा सामने आती है। हाँ, धम्म, ये क्या था? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, अशोक का धम्म कोई विशेष धर्म नहीं था। ये संस्कृत के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, पर इसका मतलब था एक नैतिक संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट। इसके सिद्धांत बहुत सरल थे। दासों और नौकरों के साथ सौम्य व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, सभी जीवों के प्रति दया रखना और दूसरे धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल। और यही सबसे जरूरी था। उसने इसे फैलाने के लिए धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे।
उसने अपने संदेश सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे देशों में भी भेजे। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। एनसीईआरटी की किताब हमें ये सब बताती है, लेकिन यूपीएससी इससे सवाल कैसे बनाता है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 2013 का एक प्रश्न पत्र है। उसमें भारतीय रॉक कट वास्तुकला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर पर एक सवाल है। एक कथन है, बराबर की गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। अच्छा। एनसीईआरटी में अशोक के शिलालेखों का जिक्र तो है जो चट्टानों और स्तंभों पर थे। हाँ। पर देखिए यूपीएससी ने किया क्या? वो कथन गलत है। बराबर की गुफाएं अशोक और उसके पोते दशरथ ने आजीविकों के लिए बनवाई थी, चंद्रगुप्त ने नहीं। तो यूपीएससी ने एनसीईआरटी के अशोक के शिलालेख वाले विचार को उठाया और उसे वास्तुकला के एक विशिष्ट रूप यानी रॉक कट गुफाओं से जोड़ दिया। उन्होंने वंश का नाम मौर्य सही रखा, लेकिन शासक का नाम बदल दिया। और ये भी पूछ लिया कि किसके लिए बनाई गई थी। सही पकड़ा। ये दिखाता है कि आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि अशोक ने संदेश खुदवाए, बल्कि ये भी जानना है कि वे किस रूप में थे, कहाँ थे और उनका उद्देश्य क्या था। इसी प्रश्न पत्र में एक और सवाल था बौद्ध धर्म के चैत्य और विहार के बीच अंतर पर। हालांकि ये सीधे इस अध्याय से नहीं है, पर यह दिखाता है कि परीक्षक कैसे अलग-अलग अध्यायों की जानकारी को आपस में जोड़ते हैं। बिल्कुल। विहार भिक्षुओं के रहने की जगह थी और चैत्य पूजा का स्थान। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए हर अध्याय अलग थलग नहीं है। अशोक का बौद्ध धर्म को संरक्षण देना, उसकी धम्म नीति और उस काल की कला और वास्तुकला, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अशोक के स्तंभों पर जानवरों की आकृतियां, रामपुरवा का बैल या सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, ये मौर्यकालीन मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। एनसीईआरटी की किताब में इनकी तस्वीरें भी हैं। इन पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अशोक को क्या चीज अद्वितीय बनाती है? क्या सिर्फ युद्ध का त्याग या फिर धम्म का प्रचार? मेरे हिसाब से शायद ये कि वो पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा से संवाद करने की कोशिश की। उसने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना। ये तो शासन करने का एक बहुत ही अलग तरीका था, है ना? हाँ, और उसकी एक और विरासत है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश शिलालेख इसी लिपि में हैं। एनसीईआरटी की किताब में एक छोटा सा चार्ट है जो दिखाता है कि कैसे आज की देवनागरी, बांग्ला और तमिल जैसी लिपियां ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। अरे वाह! हाँ, तो ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये हमारी लेखन प्रणालियों की भी कहानी है। तो इस सारी बातचीत का क्या मतलब है? अशोक सिर्फ एक महान मौर्य सम्राट नहीं था जिसने युद्ध छोड़ दिया। वो संचार, प्रशासन और राजकीय नीति में एक प्रवर्तक, एक इनोवेटर था। बिल्कुल। और एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए ये अध्याय तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि अवधारणाओं को समझने का एक अवसर है। साम्राज्य का मतलब क्या है, धम्म जैसी नीति का उद्देश्य क्या था और कैसे एक शासक अपनी विरासत छोड़ जाता है जो हजारों साल बाद भी प्रासंगिक है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और अंत में एक विचार, जिस समय अशोक अपनी सीमाओं के पार शांति और धम्म के दूत भेज रहा था, लगभग उसी समय चीन में सम्राट अपनी सीमाओं को बाहरी लोगों से बचाने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण शुरू कर रहे थे। मतलब एक शासक दुनिया से जुड़ना चाह रहा था और दूसरा खुद को दुनिया से अलग कर रहा था। हाँ, ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन दुनिया में साम्राज्य, सुरक्षा और लोगों से जुड़ने के इन दो अलग-अलग विचारों के बारे में हमें क्या पता चलता है, और शायद यही दिखाता है कि अशोक अपने समय से कितना आगे था। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.